जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव की जो धीरे धीरे शुरू हुआ लेकिन एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल चुका है। ये बदलाव है नेपाल के युवाओं का उभरना। और ये सिर्फ नेपाल की राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल के रिश्तों के भविष्य की दिशा तय करने वाली कहानी भी है। क्योंकि यहाँ हम समझेंगे कि नेपाल का युवा क्या सोच रहा है, कैसे सिस्टम बदल रहा है और भारत के लिए इसमें खतरा ज़्यादा है या मौका है। सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि युवा अचानक राजनीति के केंद्र में आ गए। नेपाल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। लगभग आधी से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये वही पीढ़ी है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक सोच के साथ आगे बढ़ी हुई है। पर ये पीढ़ी पुराने नेताओं के भाषणों से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि परिणाम चाहती है। पिछले कई वर्षों में नेपाल में लगातार राजनीतिक अस्थिरता देखी है। सरकारें बार बार बदली, गठबंधन टूटे और फिर बने, लेकिन आम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। बेरोजगारी बढ़ती रही, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और युवाओं को लगा कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा है। पर यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। जब युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो वे खुद बदलाव की दिशा चुनते हैं। और नेपाल में भी यही हुआ। विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, धीरे धीरे बड़े आंदोलन में बदल गए और सोशल मीडिया ने इन आंदोलन को एक नई ताकत दी। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं ने अपनी आवाज़ पूरे देश में फैलाई। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। नए चेहरे सामने आने लगे और ऐसे लोग जो पहले राजनीति से नहीं जुड़े थे, अब चुनाव लड़ने लगे। इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी और सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा अब सीधे सत्ता में आने लगे। बालन शाह का उभरना इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक बैकग्राउंड के उन्होंने चुनाव जीता और ये साबित किया, अगर जनता बदलाव चाहती है तो वो नए लोगों को मौका देने के लिए तैयार है। उनकी जीत ने ये संकेत दिया, राजनीति में परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने रखती है। सवाल ये है कि इस बदलाव का भारत से क्या संबंध है। भारत और नेपाल का रिश्ता ऐतिहासिक रूप से बहुत गहरा रहा है। दोनों देश के बीच में खुली सीमा और सांस्कृतिक समानताएं और लोगों के बीच में पारिवारिक संबंध है। इसे अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। लेकिन नई पीढ़ी इस रिश्ते को अलग नज़रिए से देखती है। आज का नेपाली युवा भावनाओं के साथ साथ अवसरों पर भी ध्यान देता है और वह देखता है कि उसको बेहतर शिक्षा कहाँ मिल रही है, कहाँ नौकरी का अवसर है और कहाँ उसका भविष्य सुरक्षित है। अगर भारत उसे ये अवसर देता है तो वह भारत के करीब रहेगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि कोई दूसरा देश उसे ज़्यादा अवसर दे रहा है, तो वह उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यहीं पर चीन का प्रभाव सामने आता है। नेपाल में चीन की बढ़ती मौजूदगी एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, निवेश और कनेक्टिविटी के जरिए चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में नेपाल का युवा ये तुलना करता है कि कौन सा देश उसे ज़्यादा फायदा दे सकता है। पर यह वह मोड़ है जहां भारत के लिए कहानी और भी गंभीर हो जाती है। अगर भारत इस बदलाव को समझने में देरी करता है तो नेपाल का युवा धीरे धीरे उससे दूरी बना सकता है। लेकिन अगर भारत सही समय पर सही कदम उठाएगा तो रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। और अब बात करते हैं डिजिटल पावर की। आज का युवा सिर्फ वोट नहीं करता, लेकिन नैरेटिव भी बनाता है। एक वायरल वीडियो या एक ट्रेंडिंग हैशटैग पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ को इतनी मजबूत बना रहे हैं कि सरकारों को उससे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके साथ खतरे भी है। गलत जानकारी और अफवाहें भी उतनी तेज़ी से फैलती है। अगर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव बनता है तो उसका सीधा असर नेपाल के युवाओं के सोच पर पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि सही और संतुलित जानकारी युवाओं तक पहुँचे। यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई होगी। नेपाल में बदलाव हो रहा है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। ये बदलाव भारत के लिए अवसर बनेगा या खतरा। बात करते हैं माइग्रेशन की। नेपाल के हजारों युवा हर दिन रोजगार के लिए विदेश जाते हैं।
और खाड़ी देश मलेशिया और भारत उनके प्रमुख गंतव्य है। ये माइग्रेशन सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि वह सोच को भी बदलता है। जो युवा भारत में पढ़ते हैं या काम करते हैं, उनका नजरिया भारत के प्रति अलग है। वे भारत को करीब समझते हैं और यहाँ की संस्कृति को जानते हैं, यहाँ के अवसरों को देखते हैं। इससे दोनों देश के बीच रिश्ते मजबूत बनते हैं। लेकिन जो युवा दूसरे देशों में जाते हैं, उनके अनुभव थोड़े अलग हैं। वो सिस्टम देखते हैं, अलग अवसर देखते हैं और उसी हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी है नेपाल के युवाओं के लिए आकर्षक विकल्प बना रहे। अब बात करते हैं कुछ रणनीतिक पहलुओं की। अगर भारत नेपाल के युवाओं के साथ मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप देना, स्टार्टअप में सहयोग बढ़ाना और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी करना। इसके अलावा सांस्कृतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। युवा आज फिल्मों, संगीत और सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते हैं। अगर इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता है तो रिश्ते मजबूत होंगे। अब एक और बड़ा पहलू है नैरेटिव की लड़ाई। आज के दौर में ये सिर्फ जमीन या राजनीति की लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारों की भी लड़ाई है। सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव चलता है वही लोगों की सोच को प्रभावित करता है। और अगर नेपाल के युवाओं के बीच भारत के खिलाफ नेगेटिव छवि बनती है तो लंबे समय में रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि पॉजिटिव और बैलेंस्ड जानकारी को बढ़ावा दिया जाए। बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। यूथ राजनीति के साथ कुछ जोखिम भी उठाते हैं। पहला जोखिम है अनुभव की कमी। युवा ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी कई फैसलों को प्रभावित कर सकती है। दूसरा जोखिम है पॉपुलरिज्म। कई बार लोकप्रिय बनने के लिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो लंबे समय में नुकसानदायक हो सकते हैं। और तीसरा बड़ा जोखिम है बाहरी प्रभाव। नेपाल एक ऐसा देश है जो हमेशा बड़े देशों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में भारत और चीन दोनों का प्रभाव यहाँ देखा जाता है। अगर युवा राजनीति सही दिशा में नहीं जाती है तो ये संतुलन को बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा मिलती है तो वह पूरे क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव बदलाव में परिवर्तित हो सकता है। अब सबसे बड़ा बदलाव आगे क्या होगा? क्या नेपाल की युवा क्रांति देश के लिए स्थिर और मजबूत लोकतंत्र देगी, या फिर धीरे धीरे पुराने सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, भारत इस बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाए? अगर भारत समय रहते इस बदलाव को समझता है और नेपाल के युवाओं के साथ जुड़ने की रणनीति बनाता है तो ये नए युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर ये मौका चूक गया तो नेपाल का युवा नए रास्ते की तलाश कर सकता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि नेपाल में जो हो रहा है ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया में हो रहे बदलाव का संकेत है। और युवा अब सिर्फ भविष्य नहीं है, बल्कि वर्तमान भी है, और यही आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।